सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 क्या कहता है? कहता है कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपेंसेशन रिसीव्ड फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसमें हो क्या रहा है। मेरे पास में एक हाउस प्रॉपर्टी थी और वो हाउस प्रॉपर्टी मेट्रो के प्रोजेक्ट के अंदर आ गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक्वायर कर लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे कंपेंसेशन दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेच दी है। पहले तो वो हाउस प्रॉपर्टी एक कैपिटल एसेट थी। हाँ, क्या हम इसको ट्रांजैक्शन क्या इस ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर मान रहे हैं? हाँ मान रहे हैं सर, अभी अभी आपने डिक्लेयर किया। तो देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट एंड दैट कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड। तो बात खत्म हो गई, ओनरशिप किसका हो गया? अब ये मत सोचना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपने हाथ में लेकर के तोड़ ही तो देगी, वो खुद नहीं रहेगी। वो लेकर के खरीदने वाला उसका कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे हाथ में तो कंपेंसेशन रिसीव्ड हो गई ना। कंपेंसेशन जब रिसीव हो जाएगी तो ये कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई? अच्छा, अब ये कंपेंसेशन किसके द्वारा? कंपेंसेशन बाय, नॉट बाय जग्गू दादा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कंपेंसेशन किसके द्वारा डिक्लेयर होनी चाहिए? इन दो के द्वारा, तभी हमारा सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 1, ये हो रहा है सर, एंड दोनों को सर दो एरो लगे हुए हैं, एंड होता है इसका मतलब। और यहां पे मैंने विच एवर इज लोअर लिखा नहीं है या हायर लिखा नहीं है, तो अपनी कलाकारी कर मत देना। कहता है हाँ सर आप तो दो एरो तभी लगाते थे ना, अब कोई ये भी सोच सकता है। तो कंपेंसेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है और आरबीआई भी हो सकता है, नॉट बाय जग्गू दादा। मैंने बार बार ये बात बोली है, वो इलीगल हो जाएगा सर। ठीक है, अच्छा जी, घोसला का घोसला थोड़ी ना बना रहे हम यहाँ पे। गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई भी आ जाएगी। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सारे आ जाते हैं। वो कहती है बच्ची म्यूनिसिपैलिटी हो मेरी, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी अथॉरिटी जो भी लॉ के द्वारा इफेक्टेड हो, जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज हो, ओके, कानूनी तौर पे सही होनी चाहिए ये ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, अब मैं कहता हूं सर बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, क्या कहता है तुम्हारा मन? कब तक? कह रहा मिलेगा। मिलेगा तो सही हो, तो लिखा है तो मिलेगा। कह रहा हाँ हाँ मिलेगा। क्या कहता है तुम्हारा मन? बोलो कि बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन कब तक होना चाहिए? जब हमारा उस साल तक जिस साल हमने ट्रांसफर किया था, या उस साल तक जब हमें कंपेंसेशन रिसीव्ड हुआ था, जब हमने एसेट ट्रांसफर किया था। बात समझ में आई? तो टिल द ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, ऐसा लिख सकता हूं। वही तो ट्रांसफर ईयर होगा ना। अच्छा, अमाउंट कब टैक्सेबल होना चाहिए? देखो अब तो आप खुद ही बोल रहे हो कि जिस साल हमने कंपेंसेशन रिसीव्ड की। कंपेंसेशन व्हेन कंपेंसेशन रिसीव्ड, मैंने सेकेंड पॉइंट के अंदर अभी एग्जांपल बनाऊंगा बेटा इसका, तो समझ में आ जाएगा। मैंने सेकेंड पॉइंट के अंदर ये बोला कि बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन तब तक ही मिलेगा, मतलब मान लो जैसे पिछले पॉइंट के अंदर था, पिछले क्वेश्चन के अंदर था कि हमने अब यहाँ पे कंपल्सरी एक्विजिशन तो हमारा हो गया 15-16 में, लेकिन हमें कंपेंसेशन रिसीव हुआ 18-19 में। तो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन जब कंपल्सरी एक्वायर हुआ था तभी, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन वहां तक नहीं जाएगा।
जहां तक हमने क्या नाम है इसको इनकम को रिसीव किया था। अभी बनेगा क्वेश्चन तो समझ में। हाँ, जिस साल में कंपलसरी एक्वायर हो गया यानी कि ट्रांसफर हो गया। ठीक है जी, आगे चलो। अच्छा, अब यहां पे एक बड़ी चीज का खुलासा। रूल्स कहते हैं आपने कंपनसेशन जब रिसीव हुआ ना तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं, टैक्सेबिलिटी ऑफ फुल अमाउंट। और क्या बोलता हूं, व्हेन कंपनसेशन रिसीव्ड, ठीक है, इवन इन इंस्टॉलमेंट। शायद आपको यह बात ध्यान से समझ नहीं आई। फुल अमाउंट, टैक्सेबिलिटी ऑफ फुल अमाउंट की बात की है। सर आपका हाउस प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर हुआ, आपकी कंपेंसेशन को डिक्लेयर किया गया, डिक्लेयर यानी कि एडमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है जी भाई साहब, भैया जी, आपकी कंपेंसेशन को डिक्लेयर किया गया 18-19 में, लेकिन ये रिसीव हुई 21-22 में। और आपको जब 21-22 में रिसीव हुआ ना तो कंपेंसेशन डिक्लेयर किया गया था मान लो 90 लाख और आपको रिसीव हुआ है केवल 1 लाख। सरकारी काम है, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में आ रहा है पैसा। कहता है पूरे का पूरा अमाउंट उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव की है। सर क्या बोल रहे हो, ये तो बड़ी नाइंसाफी है तो है। पूरा का पूरा अमाउंट उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव की है। बाद में मिलती रहेगी, उसके ऊपर दोबारा टैक्स थोड़ी लगेगा, है जी। 1 लाख से ज्यादा तो टैक्स ही बन जाएगा हमारा। तो क्या हम टैक्स पे करेंगे? हाँ पे करेंगे सर। टैक्सेबल होना एक अलग चीज है और टैक्स पे करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी पे कर रहे हो या पेनल्टी के साथ बाद में पे करोगे। लेकिन रूल्स क्या कहते हैं, यही है बात जो आपने हजम करनी है, जो हमारी भावनाओं से मैच नहीं करती। यही वो वाला पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, कि पूरे का पूरा अमाउंट उस साल टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव। सर 90 लाख रुपए डिक्लेयर हुआ है, 90 लाख मिला नहीं है, केवल 1 लाख ही मिला है, तो क्या पूरे का पूरा 90 लाख टैक्सेबल हो जाएगा? जी हाँ, आपने सही सुना। सेल्स कंसिडरेशन में 90 लाख आएगा टोटल अमाउंट डिक्लेयर्ड। जी जनाब, 1 लाख कहीं नहीं आएगा, 1,90,000 90 लाख के अंदर इंक्लूडेड है ना। ये कह रही है कि 90 लाख पे भी लगा दो, 1 लाख पे भी लगा दो। हाउस प्रॉपर्टी होगी, कोई पैसा होगा उसके पास। सर वो है ना, वो असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर पढ़ लेंगे हम। अभी तो हमें कैपिटल गेन पढ़ना है केवल। पैसा ना हो उसके पास तो क्या करेगा वो, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया जाएगा, किस तरीके से उसको विजय माल्या डिक्लेयर किया जाएगा, ये सब बातें बाद में देख लेंगे। अभी तो हम केवल ये पढ़ेंगे कि सर कैपिटल गेन। हाँ नहीं है तो क्या करें भाई, रूल तो रूल है, पढ़ना तो पड़ेगा। मैं गलत कैसे पढ़ा दूं? हाँ कैसे करेंगे वो बात की बात है ना। असेसमेंट प्रोसीजर है उस चैप्टर की, उसके लिए चैप्टर। अभी कैपिटल गेन तो खत्म कर लें, सिज्योर्स हैं हमारे पास में। अच्छा सुनो, हाँ जी, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, मिस्टर एक्स परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी फॉर ₹8 लाख इन द ईयर 96-97 and fair market value of 2001-2 is given in the question which is more than actual purchase price। तो हमारे रूल्स क्या कहते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001-2 के, इफ एसेट एक्वायर्ड प्रायर टू 2001-2 एंड फेयर मार्केट वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन व्हिच इज मोर देन एक्चुअल परचेज प्राइस, देन वी विल कंसीडर फेयर मार्केट वैल्यू एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके सर,
तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख रुपए बनने वाली है और 8 लाख रुपए को हमें इग्नोर करना है। कंस्ट्रक्शन करवाया इसने 50,000 का कब 98-99 में और 1 लाख रुपए का कब 5-6 के अंदर। ठीक है जी, ये हमारे पास में था। ओके, अब हमारे को क्या करना है, हमारे को सर इग्नोर करना है कंस्ट्रक्शन प्रायर टू 2001-2 जो कि इसने 98-99 में करवाया था 50,000 रुपए के कंस्ट्रक्शन को हम ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर इंक्लूडेड मान लेते हैं। ठीक है जी, हमें इसको इग्नोर करना है। ठीक है, अब आगे की कहानी में क्या हुआ, इसकी हाउस प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर कर ली गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब 15-16 में और कंपेंसेशन डिक्लेयर किया गया 80 लाख रुपए। ठीक है जी, कब 18-19 में, और इसको उसी साल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई मात्र 10 लाख रुपए की। अब हमारे रूल्स क्या कहते हैं कि सर पूरा का पूरा अमाउंट उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल ये पहली दफा रिसीव हुआ है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में ही क्यों ना हो। तो हमारे पास में पूरा का पूरा अमाउंट यानी कि 80 लाख रुपए टैक्सेबल होने वाला है, फुल कंसीडरेशन। अच्छा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब तक मिलेगा, 15-16 तक, जब तक कि गवर्नमेंट ने कंपल्सरली एक्वायर नहीं किया था। इसके बाद के टाइम पीरियड का बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक सर, इसको हमने इस तरीके से किया, 80 लाख रुपीस माइनस रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर निल, नेट कंसीडरेशन 80 लाख रुपए आ गई। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जैसे कि मैंने डिस्कस किया 10 लाख रुपए लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू को। ठीक है, आप यहां पे लिख दीजिएगा फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001-2 10 लाख रुपए। और फिर हमने CII का बेनिफिट दिया, ईयर ऑफ सेल हमने क्या माना 15-16 जिस साल ये कंपलसरी एक्वायर किया गया था, डिवाइड बाय CII ऑफ 2001-2 क्योंकि इससे पहले का तो हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे पास में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ गई 25,60,000 रुपए। इंप्रूवमेंट हमारे को 1-2 से पहले की इग्नोर करनी है 50,000 रुपए, और हमने केवल इंप्रूवमेंट ली है साल 2001-2 के बाद की जो कि 1 लाख रुपए। सेल का ईयर 256 हमारा है 15-16 का, और कंस्ट्रक्शन हमने 5-6 में कराई थी जिसका कि CII 117 रुपए। CII आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए होंगे, पास क्लासेस के अंदर मैं इसको लिखवा भी चुका हूं आप लोगों को। नहीं लिखवाया हो, नहीं लिखा हो जिसने वो बुक से देख ले, बुक के अंदर दिया हुआ है। अच्छा जी, नहीं याद नहीं करनी है, पेपर के अंदर दिए हुए होंगे। किस्मत ज्यादा खराब होगी और इंस्टीट्यूट ने तुमसे बदला लेने की कोशिश करनी होगी तो शायद वो ऐसा कर दे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, केवल एक बार को छोड़कर। ड्राओ क्या, ऐसा समझ ले 3-4 गर्लफ्रेंड के नंबर 3-4 ही होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि 3 डिजिट का एक CII। ऐसे अपने दोस्तों की तरह से याद कर लो, 10-10 के ब्लॉक में, 10-10 के ब्लॉक में याद कर लो। ठीक है, और उसको फिर उस हिसाब से लिख लेना। अगर ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, ये मेरी नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं। कुछ चीज का मैं भी समाधान नहीं कर सकता, है ना। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया कितना 52,21,197 रुपए, और यहाँ पे इंप्रूवमेंट को 2001-2 से पहले के इंप्रूवमेंट को हमें इग्नोर करना। ठीक, ये हमने नोट में लिख दिया। ये हमारी बात हो गई खत्म यहां तक। अब हम पढ़ेंगे आगे के रूल्स। हाँ जी, 4th पॉइंट में आगे एडिशन करेंगे। इन केस ऑफ एनहांस कंपेंसेशन, एनहांस कंपेंसेशन मतलब वो पर्सन जो था वो कोर्ट में गया कि मेरे को जो पैसा मिला है वो गलत मिला है, कम मिला है, मुझे और अमाउंट मिलना चाहिए। कोर्ट ने डिसीजन दिया 2 साल बाद, और इसको अमाउंट रिसीव हुआ 2 साल बाद, बढ़ा हुआ अमाउंट, एनहांस कंपेंसेशन की बात कर रहा हूं। तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर, चाहे जैसे 80 लाख इस क्वेश्चन के अंदर हमें मिल गया था पहले ही, अब एनहांस अमाउंट कितना है 10 लाख रुपए है, मान लो 10 लाख रुपए कोर्ट ने डिक्लेयर किया 90 लाख मिलने चाहिए थे। तो जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा जिस साल हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगी। मतलब
2 साल बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया 10 लाख रुपए और मिलने चाहिए थे इसको, तो वो 10 लाख रुपए में से अभी केवल 1 लाख ही मिला है। चाहे 1 लाख मिला है, पूरा का पूरा 10 लाख उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल ये पहली बार रिसीव हुआ है। मैं एनहांस कंपेंसेशन की बात कर रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन केस ऑफ एनहांस कंपेंसेशन नॉट एप्लीकेबल, अलाउड ही नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई लिटिगेशन चार्जेस पे किए हैं, आपने किसी तरीके की कोई कोर्ट फी पे की है, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस पे किए हैं, तो इसको डिडक्ट किया जा सकता है आपके बढ़े हुए अमाउंट के खिलाफ, लेकिन रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर की तरह। ठीक है जी, ओके। तो ध्यान रखिएगा चौथे पॉइंट का, इसके ऊपर हम आगे फर्दर क्वेश्चन भी बनाते हैं। हाँ जी, एनहांस कंपनसेशन की कहानी के अंदर हमने यहां तक का पॉइंट कवर कर लिया था अपने पास में क्वेश्चन के अंदर, ये वाला था। अब आगे जो 4th पॉइंट आप लोगों को लिखवाया है एनहांस कंपनसेशन के अंदर, उस पॉइंट को हमें देखना है कि हमने क्या रूल पढ़ा है। हमने रूल ये पढ़ा है कि सर एनहांस कंपनसेशन का अमाउंट जिस साल एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी रिसीव्ड होगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, जैसे पहले वाले के लिए रूल था। नंबर 2, किसी भी तरीके का कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नॉट एप्लीकेबल। अब कहानी के अंदर आगे बढ़ाते हुए कहानी को ये वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे। आ जाओ जी, देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। लिखा हुआ है, अब आगे की कहानी, वहां तक का तो हमने कर लिया था। आगे क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स वेंट टू कोर्ट एंड एज पर ऑर्डर ऑफ कोर्ट कंपेंसेशन अमाउंट एनहांस अप टू 95 lakhs। हाँ जी, अर्लियर इट वाज 80 lakhs। कितना अमाउंट बढ़ गया, 15 लाख। 15 लाख आफ्टर 2 ईयर, कोर्ट ने डिसीजन दिया 2 साल बाद। हम तो 2 साल पहले 80 लाख रुपए को टैक्सेबल कर चुके हैं पूरे के पूरे को, तो उसके ऊपर दोबारा टैक्स थोड़ी लगाएंगे। 95 में से 80 गया, 15 लाख के ऊपर टैक्स लगने वाला है। और किस साल लगने वाला है, जिस साल ये हमें रिसीव होगा। लिखा हुआ है 15 लाख में से 1 लाख रुपया ही रिसीव हुआ है। मिस्टर एक्स रिसीव ₹1 lakh एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन द सेम ईयर। आई एम टॉकिंग अबाउट एनहांस अमाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ₹15 lakhs। 15 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपए रिसीव हुए हैं सेम ईयर में। और उसके एक्सपेंडिचर के क्या थे, लीगल फॉर्मेलिटी से रिलेटेड 50,000 रुपए, और उसने डिमांड किया 20,000 और 30,000 एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। करता रहे भैया, तेरे डिमांड करने से क्या होता है, नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है सर, अब हमने पहले तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी किया हुआ था। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या कर दूंगा, सेकंड स्टेप के अंदर कर दूंगा सर सेल्स कंसीडरेशन 95 lakhs, 15 lakhs। सही जवाब। देखो मैंने एक बार पढ़ा दिया, मैं आपको कंफ्यूज करूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। बात समझ में आई? अच्छा जी, रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर 50,000। कौन से वाले, ये 20 और 30? नहीं सर, मैंने जानबूझ करके दोनों अमाउंट को 50 ही बनाया ताकि आप कंफ्यूज हो। कौन से वाले हैं ये, लीगल फॉर्मेलिटीज, बिल्कुल सही, लीगल फॉर्मेलिटी वाले हैं 50,000 रुपए। ठीक है जी, लीगल चार्जेस। अच्छा, ये हो गया 14,50,000। आगे कुछ है ही नहीं सर, भगा दो इस सबको। लेकिन लिखेंगे नहीं क्या, लिखेंगे सर, बिल्कुल लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील नहीं लिखेंगे। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन नॉट एप्लीकेबल एंड नील। ठीक है जी, कितना आ जाएगा ये, 14,50,000। ओके, ये है जी हमारा पार्ट 2 का आंसर। सिंपल। क्या लिखना जरूरी होता है? हाँ, स्टेप्स लिखने जरूरी होते हैं, वरना सामने वाले को पता कैसे लगेगा कि नॉट एप्लीकेबल। हाँ जी, अगर कंपेंसेशन जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाए, तो जिस साल में, मतलब मान लो कोर्ट में जो डिसीजन दिया गया 2 साल बाद, गवर्नमेंट गई थी, अब की बार गवर्नमेंट गई थी कोर्ट में, और उन्होंने क्या कहा था कि सर हमने कंपेंसेशन ज्यादा दे दिया है, इतना नहीं बनता था इनका।
और कोर्ट ने इसको सही माना, कोर्ट ने कंपेंसेशन के अमाउंट को डिक्रीज कर दिया। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास में था 80 लाख रुपए कंपेंसेशन डिक्लेयर किया गया था, 80 लाख रुपए की जगह अब ये कितना हो गया, मान लीजिए 60 लैक्स हो गया। तो जो हमने पहले टैक्स पे कर दिया है वो हमें क्या करना पड़ेगा, 80 लाख के हिसाब से हमने अमाउंट कंप्यूट किया था, अब 60 लैक्स के हिसाब से हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास में रिफंड आएगा। ठीक है जी। बाकी अपने पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है नॉर्मल कंपेंसेशन का, एनहांस कंपेंसेशन का, और आप गलतियां क्या करते हैं, बेनिफिट ऑफ सीआईआई के अंदर उस एक्सटेंड तक दे देते हैं जहां तक हमारी इनकम अर्न हुई है, जबकि हमें कहां तक देना है, जिस साल ये एसेट ट्रांसफर हुआ था, कंपलसरी एक्वायर हुआ था, वो है डेट ऑफ ट्रांसफर, तो वहीं तक बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन हमें देना है। परचेज से लेकर के आप खुद अपने दिमाग से सोचो ना, आपका जिस दिन कंपलसरी एक्विजिशन हो गया उस दिन आपका ओनरशिप खत्म हो गया ना, चाहे आपने अपनी इच्छा से दिया हो चाहे गवर्नमेंट ने आपसे छीन लिया, तो आपको बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन वहीं तक मिलेगा। हाँ, अमाउंट टैक्सेबल होगा उस साल जिस साल आपको कंपेंसेशन रिसीव होगी पहली बार, एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही क्यों ना हो सकता है पूरा भी मिल जाए। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।